नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपकी जितनी बात बताई थी, जहां तक हमारी बात आपसे लास्ट वीडियो में हुई थी, आज के जो सेशन होने वाला है, यानी आज का जो वीडियो होने वाला है, उसी के आगे होने वाला है। पिछली वीडियो में हमने आपको जो बताया था, इतना बताया था और उसके बाद बता के छोड़ दिया था कि कोई भी अगर प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन में आपको चेंजेस करने हैं, यानी उत्पादन में आपको परिवर्तन करना है, तो आप उत्पादन में परिवर्तन दो तरीके से कर सकते थे। पहला तरीका तो ये था कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज में से कुछ ऐसे साधन हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको आप कांस्टेंट मान लीजिए, यानी स्थिर मान लीजिए, और कुछ को परिवर्तन कर लीजिए। एक तरीका तो ये था कि जिसके माध्यम से आप उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी चेंज इन प्रोडक्शन कर सकते हैं। और वहीं पर दूसरा तरीका था। दूसरे तरीके में मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको प्रोडक्शन में चेंजेस करने हैं, वो दूसरा तरीका ये था कि आप सभी साधन, यानी जो आपके पास उपलब्ध संसाधन है, साधन है, उन सभी में आप परिवर्तन कर दीजिए, तो उसके द्वारा भी आप उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी दो तरीका मैंने आपको बताया था। अब उन्हीं दोनों तरीकों को मैं और अच्छे से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, यानी उसको एक अच्छे फॉर्म में करके मैं आपको बताऊंगा, तो और आपको बेहतर समझ में आएगी। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं टाइटल लिखा है, उत्पादन फलन के प्रकार, यानी जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं उत्पादन फलन। यहाँ पर उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो इसमें उत्पादन फलन है, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ये दो प्रकार के होते हैं। एक प्रोडक्शन फंक्शन ऐसे होता है कि जिसमें हम कुछ साधन को स्थिर मान लेते हैं और कुछ साधन को परिवर्तनशील कर लेते हैं। उस साधन मतलब कि उस प्रोडक्शन फंक्शन को हम अल्पकालीन उत्पादन फलन, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन, इसको अगर हम दूसरे तरीके से बोलें, इसको हम परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी बोल देते हैं। और साथ ही साथ इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको हम प्रतिफल का नियम भी बोल सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया कि अल्पकालीन उत्पादन फलन। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो अल्पकालीन उत्पादन फलन है, जिसको हम परिवर्तनशील अनुपात का नियम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आप जो भी आपके पास साधन है, उस साधन में से कुछ साधन को आप स्थिर मान लीजिए और कुछ साधन को आप परिवर्तनशील मान लीजिए। और चूंकि ये अल्प समय में ही आप कर सकते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको अगर सभी साधनों में परिवर्तन करने हैं, यानी अगर कोई फर्म है, उस फर्म में जो भी चीज़ें लगी हुई है, यानी जितने भी साधन लगे हुए हैं, सभी साधनों को, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप सभी साधनों को कम समय में परिवर्तन कर देंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी आपके पास साधन है, उस साधनों में से कुछ साधन को आप स्थिर रहने दीजिए और कुछ साधन में आप परिवर्तन कर दीजिए, जिसकी वजह से आप उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे ये जानिए आप कि जो अल्पकालीन उत्पादन फलन है, जिसको हम परिवर्तनशील अनुपात का नियम बोलते हैं, उसमें कुछ साधन स्थिर रहता है और कुछ साधन परिवर्तनशील रहता है। और मैं आपको बता दूं, इसका नाम जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम पड़ा है, इसका मतलब यह है कि आपके जो कुछ साधन हैं वो स्थिर है, कुछ साधन परिवर्तनशील है। उन दोनों का जो अनुपात है, यानी स्थिर साधन का अनुपात और जो परिवर्तनशील साधन का अनुपात है, उन दोनों का जो अनुपात है वो क्या है, परिवर्तन है, एक दूसरे से डिफर करता है। इसीलिए इसको बोला गया है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। आई होप समझ में आ गया होगा। और प्रोडक्शन फंक्शन का जो दूसरा टाइप है, यानी जो दूसरा प्रकार है, वो यहाँ पे निकल के आता है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन, जिसको हम बोल सकते हैं पैमाने का प्रतिफल। ठीक है ना। अब ये क्या होता है, इसके बारे में समझ लीजिए। जो ये दीर्घकालीन उत्पादन फलन है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन, यानी आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर आपको उसमें चेंजेस करने हैं तो आप सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बार बता दिया था कि आपको अगर बड़े पैमाने पर उत्पादन करनी है तो जाहिर सी बात है आपको सभी साधनों में परिवर्तन करना चाहिए। और ऐसा किस में होता है, ऐसा दीर्घकालीन उत्पादन फलन यानी पैमाने के प्रतिफल के अंदर आप कर सकते हैं। उसके अंदर आप यही कर सकते हैं कि जितने भी साधन हैं, सभी साधनों को आप परिवर्तित कर सकते हैं। किसी भी साधन को आपको स्थिर नहीं रखना है, सारे साधनों में आप परिवर्तन करके उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं। आई बात समझ में। अब हम जो पढ़ने वाले हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन, यानी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसको हम अगर दूसरे लैंग्वेज में बोलें कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी परिवर्तनशील अनुपात के नियम। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम है, उसमें क्या होता है, किस प्रकार से आप कुछ साधनों को स्थिर रख के कुछ साधन को परिवर्तित करके आप उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं परिवर्तनशील अनुपात का नियम। ठीक है,
अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे मान लीजिए कि कोई फर्म है, ठीक है ना, उस फर्म में आपको कोई प्रोडक्शन आप करना चाहते हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके पास फर्म में आपके पास फिलहाल के लिए भूमि है, यानी फर्म मतलब कोई दुकान आप समझ लीजिए, ठीक है, कोई दुकान मान लीजिए, कोई दुकान है तो दुकान का एक पार्टिकुलर जगह होगा, वहाँ से वो चेंज करेगा नहीं। हाँ, इतना कर सकता है कि दुकान में जो भी काम करने वाले आपके पास वर्कर्स हैं, जो भी आपके पास काम करने वाले आदमी हैं, आप उनकी क्या है, उनको परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई लेबर है या कोई आदमी ऐसा है जो आपकी दुकान पर काम करना चाहता है, वो ज़्यादा पैसा मांग रहा है, उसको हटा दो। कम पैसा मांग रहा है जो, यानी जिसको कम पैसे की ज़रूरत है, जो आपको कम पैसे में उपलब्ध हो रहा है, उसको आप रख लो। यानी आपने क्या किया, लेबर की क्वांटिटी में परिवर्तन कर दिया। और दूसरी चीज़, आप जो कि पूंजी लगी है, जिस पूंजी के द्वारा आपने अपनी दुकान को संभाला है, आपने अपनी दुकान में लगाया है, उस पूंजी को भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी साधन है, उन साधनों को, यानी दो साधन, लेबर यानी श्रम और आपके पास जो भी कैपिटल है, जो भी पूंजी है, उन दोनों में आप परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो भूमि है, आपकी जो पास लैंड है यानी दुकान है, उस दुकान में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी आप दुकान को उठा कर कहीं और नहीं ले सकते। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब हम जो पढ़ेंगे यही पढ़ेंगे कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे देखा या सुना कि जिस प्रकार से आपने श्रम और पूंजी को क्या किया, परिवर्तित किया, और उसके द्वारा आपने परिवर्तन किया किसमें, प्रोडक्शन में, मतलब उत्पादन में आपने परिवर्तन किया। अब हम ये देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने पूंजी और श्रम को लगाया, तो एक समय बाद ऐसे होगा कि एक समय तक ऐसे होगा ना कि आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब आपने पूंजी और श्रम को लगाया, लेबर और कैपिटल को इन्वेस्ट किया, लगाया, निवेश किया, तो जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन शुरू में बढ़ता जाता है। एक समय बाद ऐसे होता है कि आप पूंजी और श्रम उतना ही लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन है ना वो कंटिन्यूसली चल रहा है, वो भी एक कांस्टेंट लेवल में, कह सकते हैं कि एक प्रकार से कांस्टेंट रूप में चल रहा है। ठीक है ना, और एक समय ऐसे आएगा कि आप तो कैपिटल यानी पूंजी और लेबर तो लगा रहे हैं, उस केस में हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन घट रहा हो। तो इस स्थिति को देख करके, इस स्थिति को यानी इस कंडीशन को देख करके, ये जो स्टेज है यानी जो अवस्था है, इसको तीन प्रकार से हम निकाल सकते हैं, तीन प्रकार से निकल के आता है। इसमें से आपका जो पहला आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम है, उस नियम में तीन चीज़ें निकल के आती हैं। क्या क्या है पहले समझ लीजिए। इसमें जो आपका पहला नियम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम, और इसको बोल देते हैं लागत ह्रास नियम। ठीक है, समझाता हूँ कि इसको लागत ह्रास नियम क्यों बोलते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ समझिए, जो पहला है उत्पत्ति वृद्धि नियम। ठीक है, तो ये उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या होता है आप इसको पहले समझ लीजिए, और जो लागत ह्रास नियम है इसका क्या मतलब है ये भी आप समझ लीजिए। तो फिलहाल के लिए आप उत्पत्ति वृद्धि नियम समझिए। उत्पत्ति वृद्धि नियम इसको तब कहते हैं जब आप साधन की इकाई को बढ़ाते जाते हैं, नंबर ऑफ जो फैक्टर्स हैं आपके यानी प्रोडक्शन फैक्टर हैं उसकी यूनिट को आप बढ़ाते जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने पूंजी को और श्रम को यानी लेबर को और कैपिटल को जिस रेशियो में बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि आपने श्रम और पूंजी को 5% के रूप में बढ़ाया। ठीक है, मान लीजिए कि आपने 5% बढ़ाया, किसको किसको, लेबर और कैपिटल को। अगर आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 5% से बढ़ करके यानी आपका 10% हो रहा है, यानी आपने जो श्रम और पूंजी लगाई है, लेबर और कैपिटल लगाया है, 5% लगाया है, लेकिन उसकी तुलना में आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें वृद्धि हो रही है, यानी 5% से बढ़ करके 10% हो रही है। कहने का मतलब है कि आपने साधन की मात्रा थोड़ी लगाई, उसके तुलना में आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इसको बोलते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे लिखा है लागत ह्रास नियम, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है, हम बताते हैं क्या है। तो जो लागत ह्रास नियम है ना, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, साधन को कम मात्रा में लगा रहे हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आपकी लागत कम आ रही है ना, प्रोडक्शन आप ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं तो उसकी तुलना में आपकी लागत कम आ रही है। यानी आपके पास जो भी आपकी मशीनरी है, जो आपके पास मशीनरी है, जो आपके पास लैंड है, मान लीजिए आपने नया लिया है, तो जो आप मशीन लेते हैं, मशीन की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपके पास जो लेबर काम करने के लिए आएंगे उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, अगर एक लेबर आता है उसकी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है, फिर दूसरा लेबर आता है तो वो भी शुरू में काम करने के लिए ज़्यादा तत्पर रहता है। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, सीमांत उत्पादकता है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, कोई लेबर शुरू में जब किसी के यहाँ काम करने जाता है तो आप देखते होंगे, जैसे कि अभी गांव वगैरह में देख लीजिए, ठीक है,
तो गांव में देखिए, जब कोई लेबर किसी के यहाँ काम करने जाता है तो जब वो शुरू में जाता है, यानी दिन के सुबह में जाता है, तो जब वो काम करने जाता है तो वो ज़्यादा काम करता है, ठीक है, क्योंकि वो खा पी कर घर से निकलता है तो ज़्यादा काम करता है। वैसे आपकी मशीनरी भी है, शुरू में जब आप मशीनरी नई लाते हैं तो आपके जो मशीनरी लगाते हैं तो उससे प्रोडक्शन एक प्रकार से ज़्यादा मात्रा में होता है। यानी आपने लेबर को थोड़ी मात्रा में लगाया लेकिन आपका प्रोडक्शन एक ज़्यादा मात्रा में होगा, यानी एक लार्ज स्केल पर आपका प्रोडक्शन हो गया। तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया, आपकी लागत तो कम आई, मशीन तो आपके पास फिक्स कैपिटल एसेट है, आपने लेबर की क्वांटिटी थोड़ी लगाई लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपकी लागत क्या हुई, ह्रास नियम, लागत को आपको कम लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उत्पत्ति वृद्धि नियम कहने का मतलब है कि आपके पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब हम इसको समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने श्रम यानी लेबर और कैपिटल को लगाने के बाद से आपकी टीपी यानी टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन यानी कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन पर इसका क्या असर होता है। यानी आपने जो परिवर्तनशील इकाई लगाई है, परिवर्तनशील साधन लगाया है, उसकी तुलना में आपका कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और आपका सीमांत उत्पादन पर क्या असर पड़ता है, इसको हम एक शेड्यूल के माध्यम से आपको दिखाते हैं, ठीक है। समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से जब शुरू में कोई लेबर लगता है तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितना ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो यहाँ पे मैं सीमांत उत्पादकता की बात कर रहा हूँ यानी मार्जिनल प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए कि फिलहाल के लिए इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ तो समझ में आएगा। ध्यान से देखिए कि कैसे जो आपका जो सीमांत उत्पादकता होता है या सीमांत उत्पादन होता है वो क्या होता है। मान लीजिए कि जैसे कि कोई 5 लेबर काम कर रहा है, अभी फिलहाल के लिए 5 लेबर जो काम कर रहा है वो काम करके दिन भर में, ठीक है, वो कितना यूनिट कपड़े का उत्पादन कर रहा है, मान लीजिए 50 यूनिट कपड़े का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। 5 लेबर मिल करके, अभी फिलहाल के लिए 5 लेबर हैं, वो 5 लेबर मिल करके जो कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं वो 50 यूनिट कर रहे हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए कि 5 लेबर तो काम कर रहे थे, एक लेबर और आ गया यानी 6 लेबर हो गए अब, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, प्लस एक लेबर को और ऐड कर दिया, तो जाहिर सी बात है उत्पादन तो बढ़ना चाहिए। तो क्या हुआ, 6 लेबर जब आपके यहाँ आ गए तो 6 लेबर आने के बाद आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ करके जो है 100 हो गया, यानी 100 यूनिट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब आपके पास 5 लेबर थे तो आपका कपड़े का जो प्रोडक्शन हो रहा था वो 50 यूनिट हो रहा था, लेकिन जैसे ही एक लेबर और बढ़ गया यानी आपके पास 6 लेबर हो गए तो उस केस में आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ करके आपके पास 100 यूनिट कपड़े का प्रोडक्शन होने लगा, यानी 100 यूनिट कपड़े का उत्पादन होने लगा। उस केस में यानी एक लेबर के बढ़ने से आपके प्रोडक्शन में कितना चेंज हो रहा है, यानी अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा जो है लेबर आया, एक एक्स्ट्रा यूनिट लेबर की लगाई गई, तो उसके तुलना में आपके पास प्रोडक्शन में कितना चेंजेस हुआ, ये होता है आपका मार्जिनल प्रोडक्शन। समझिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक लेबर को बढ़ाया, तो एक लेबर बढ़ाने पर आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कितना चेंजेस हो रहा है। पहले तो 50 होता था, अब तो 100 होने लगा, तो चेंजेस कितने आए, 100 - 50 यानी 50 यूनिट, ठीक है ना। जो ये 50 यूनिट आया है यानी एक लेबर की कैपेबिलिटी है, यानी एक लेबर के आने से 50 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ गया है। ये होती है आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट लेबर की लगाने से आपका प्रोडक्शन में कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है। हाउ मैनी चेंजेस इन योर प्रोडक्शन इफ़ यू अटैच 1 लेबर, ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा किस प्रकार से। ये होता है आपका मार्जिनल प्रोडक्शन यानी सीमांत उत्पादन। अब समझिए ये टेबल के माध्यम से कि किस प्रकार से आपने कैपिटल और लेबर को लगाया तो टीपी, एपी और एमपी पर क्या असर है। समझिए, जैसे कि ये टेबल है, ये शेड्यूल है, इस शेड्यूल में आपको यहाँ पे श्रम एवं पूंजी दिखाई गई है, लेबर एंड कैपिटल दिखाया गया है, ठीक है, यानी कि जिस चीज़ को आप परिवर्तन कर सकते हैं, भूमि की तो आप परिवर्तन नहीं कर सकते। और चूंकि आप पढ़ रहे हैं परिवर्तनशील अनुपात का नियम, आपके कुछ जो है फैक्टर्स ऐसे होंगे जो स्थिर होंगे जिसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, कुछ साधन ऐसे हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए श्रम एवं पूंजी मैंने माना है जिसको मैं परिवर्तित कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। तो श्रम एवं पूंजी इसीलिए यहाँ पे माना गया है। तो मान लीजिए कि जब आपने श्रम एवं पूंजी पहला नंबर लगाया, 1 यूनिट लगाई, तो आपकी टीपी 150 थी यानी 150 थी, और आपकी जो एमपी थी वो भी 150 थी, और जो आपका एपी है वो भी 150 है यानी 150 है। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन, एमपी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्शन, और एपी का मतलब होता है एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है। अब जब आपने श्रम और पूंजी की 1 यूनिट लगाई
तब तो आपका प्रोडक्शन ये इस तरीके से होगा। और मान लीजिए कि जब आपने पूंजी को और श्रम को 1 यूनिट और बढ़ाया, यानी 2 यूनिट आपकी हो गई, तो उस केस में आप टीपी देख रहे हैं, यहाँ पर 150 था यानी 150 था, उसके बाद 360 हो गया, यानी कितना तेज बढ़ रहा है आप इसको ध्यान से देखिए। टीपी 360 हो गया। और एमपी का मतलब होता है कि जैसे आपने एक लेबर को बढ़ाया तो एक लेबर के आने के बाद जो आपका परिवर्तन हो रहा है टोटल प्रोडक्शन में, टीपी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये आपका होता है एमपी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 150 था, 150 के बाद 210 पहुँच गया, ठीक है ना। यहाँ पे कितना पहुँच गया, 210 पहुँच गया। उसके बाद जो आपका एवरेज है 180 हो गया, ठीक है। और उसके बाद जब आपका तीसरा यूनिट आया, तीसरे यूनिट आने पर आपका टीपी की देखिए 360 से डायरेक्ट 660 पहुँच गई। और उसके बाद जो आपका एमपी है 210 से 300 पहुँच गया, ठीक है ना। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें इंक्रीज हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। कोई भी एक एक्स्ट्रा लेबर आ रहा है, किस प्रकार से आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और उसके बाद आपका एपी 220 हो गया, यानी 180 से 220। आप यहाँ पे कुछ देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं, आपने यहाँ पे देख लिया है कि आपने यहाँ पे देखा कि जो एमपी है वो ज़्यादा तेज़ बढ़ रहा है, टीपी और तेज़ बढ़ रहा है, और एपी आपका कम तेज़ बढ़ रहा है। और समझिए आपने जो चौथा यूनिट लिया है, चौथे यूनिट लेने पर आप यहाँ पे देख रहे हैं टीपी 660 से बढ़ करके 1080 पहुँच गई, कितना तेज़ इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद एमपी देखिए 300 से 420 पहुँच गई, और एपी क्या है 220 से 270। और उसके बाद जब 5वीं यूनिट यहाँ पे लग रहा है, तो 5वीं यूनिट लगने के बाद आपका जो टीपी है यानी टोटल प्रोडक्शन है वो 1080 से 1530 पहुँच गई। और यहाँ पर देखिए एमपी जो है आपका 420 से 450, और वहीं पर एपी की बात करें तो 270 से 306। तो इससे यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा होगा आपके कि एमपी आपका कितना तेज़ बढ़ रहा है। कहने का मतलब है कि जो भी लेबर आ रहा है आपके यहाँ काम करने, उस लेबर की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा तेज़ बढ़ रही है, यानी सीमांत उत्पादकता क्या हो रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, सीमांत उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो ये होता है आपकी उत्पत्ति वृद्धि नियम, ठीक है। किस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने लेबर को और कैपिटल को किस अनुपात में बढ़ाया, यानी कितनी कितनी मात्रा में बढ़ाया, उसकी तुलना में आपका एमपी किस प्रकार से बढ़ रहा है। यानी आपने लेबर की क्वांटिटी बढ़ाई, आपका टीपी एमपी सब बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। और इसका कर्व जरा सा देख लीजिए, इसका जो कर्व है यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा हो गया ये। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका ये OX अक्ष है और ये आपका OY अक्ष है। OX अक्ष पर आपको FOP यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो साधन है, उत्पादन के साधन यहाँ पे दिखाए गए हैं, और यहाँ पर प्रोडक्शन यानी उत्पादन कितना हो रहा है यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो TPC है यानी टोटल प्रोडक्शन कर्व, ये आपका सीधे ऊपर गया है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि आप जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाते जाते हैं आपका टीपी कितना तेज़ बढ़ रहा है, कितनी तेज इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इसका कर्व बनता है टीपीसी यानी टोटल प्रोडक्शन कर्व, ये सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी तेज से बढ़ रहा है। और उसकी तुलना में आपका एमपी कम बढ़ रहा है, यानी बढ़ तो रहा है लेकिन टीपी की तुलना में कम बढ़ रहा है। कैसे, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बीच वाली लाइन है यानी एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व, तो यहाँ पे आप ये देखिए यानी टीपी से थोड़ा कम बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है। और तीसरी चीज़ एपीसी आप यहाँ पे देख रहे हैं 150 है, 180 है, 220 है, 270 है और 306 है। तो यहाँ पर एमपी से कम ज़्यादा तेज, ठीक है, मतलब एमपी से थोड़ा कम तेज बढ़ तो रहा है, ये भी तेज लेकिन एमपी से थोड़ा कम। तो इस प्रकार से एपी यहाँ पे देख रहे हैं तीसरे नंबर पे है, तो डॉटेड लाइन से आपको यहाँ पे दिखाया गया है एपीसी यानी एवरेज प्रोडक्शन कर्व। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से आपने लेबर और कैपिटल को चेंज किया और उसकी तुलना में आपका टीपी, एपी और एमपी किस प्रकार से शेड्यूल के माध्यम से निकल के आता है, और साथ ही साथ किस प्रकार से यहाँ पर जो आपका कर्व है इसका किसका टीपीसी और एमपीसी और एपीसी किस प्रकार से यहाँ पर निकल गया है, ये भी आपने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं कि जो उत्पत्ति वृद्धि नियम है जिसको हम बोलते हैं लागत ह्रास नियम, इसके पीछे रीजन क्या है कि यह लागू क्यों होता है, ठीक है ना। क्या कारण है कि जब आप शुरू में लेबर की क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हैं और उसके बाद साथ ही साथ आप कैपिटल को जो आप बढ़ाते जाते हैं तो उसकी तुलना में आपका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा क्यों होता है, क्या रीज़न है, ठीक है ना, ये समझते हैं। यहाँ पर जो उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम, ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। फिलहाल के लिए इन दोनों का जो सेशन होगा इसको मैं आगे आने वाले सेशन में लूँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लॉन्ग बन जाए, इसीलिए मैं इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो फिलहाल के लिए जो उत्पत्ति समता नियम ये है, उत्पत्ति समता नियम हमें ये बताता है
कि जिस प्रकार से आप साधनों की इकाइयों को बढ़ाते जाते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं, यानी आपने जितनी मात्रा में पूंजी और श्रम को बढ़ाया उतनी ही मात्रा में आपका प्रोडक्शन भी हो रहा है। इन केस समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने लेबर और कैपिटल की जो यूनिट है 5% की रेशियो से बढ़ाया, तो उसी रेशियो में यानी 5% की रेशियो में ही आपका प्रोडक्शन होगा। इसको बोलते हैं उत्पत्ति समता नियम। मतलब जिस अनुपात में आपने साधन की मात्रा लगाई उसी अनुपात में आपका प्रोडक्शन यानी आपका उत्पादन भी हो रहा है। ये आपका रहा है उत्पत्ति समता नियम, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप जी जितना लागत लगा रहे हैं कि साधनों को परिवर्तित करने में, उतनी लागत से ही आपका प्रोडक्शन हो रहा है। और तीसरी चीज उत्पत्ति ह्रास नियम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उत्पत्ति ह्रास नियम कहने का मतलब है कि आपने जितना भी यूनिट लगाई, परिवर्तनशील अनुपात जो है यानी आपने जितना भी परिवर्तनशील साधन को लगाया, जैसे मान लीजिए कि आपने 5 या 10% मान लीजिए 10% की रेशियो से या 10% के अनुपात में आपने साधन को बढ़ाया, लेकिन 10% से कम के रेशियो में आपका प्रोडक्शन निकल के आता है, यानी हो सकता है 8% निकल के आए, हो सकता है 5% निकल के आए। तो इस प्रकार से आप साधन की मात्रा तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसकी तुलना में आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है या आपका प्रोडक्शन घट रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं आपकी लागत भी ज़्यादा आ रही है। भाई आप साधन लगा रहे हैं ज़्यादा, लेबर को लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, ज़्यादातर आपके पैसे उसमें इन्वेस्ट हो रहे हैं, उसकी तुलना में आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लागत ह्रास नियम, ठीक है। अब समझते हैं कि जो उत्पत्ति वृद्धि नियम है इसके लागू होने के पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। इसमें जो पहला फैक्टर है वो है साधनों की अविभाज्यता, यानी हम साधन को बांट नहीं सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर, जैसे कि ये साधन की अविभाज्यता, इसको समझिए कैसे। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई फर्म लगानी है, तो फर्म में मशीन लगती है, ठीक है ना, और आपकी भूमि भी लगती है। तो ये सब क्या है, ये आपकी फिक्स कैपिटल एसेट है। मतलब कि आपने एक बार जब भूमि लिया, किसी दुकान को किसी फर्म को लगाने के लिए आपने एक बार भूमि तो खरीद लिया, ठीक है, उसके बाद उसमें ला करके मशीन भी लगा दी, ठीक है। भूमि खरीदने के बाद क्या किया, आपने मशीन लगाया। जिस किसी भी चीज़ को आपको प्रोडक्शन करना है उसके लिए आपने मशीन लगा दिया। तो आप जब मशीन लगाएंगे तो मशीन तो नई नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है मशीन को क्या होगा, मशीन पर कितना भी लोड दीजिए तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। मान लीजिए कि ये मशीन फिलहाल के लिए आपको एक बल्ब बनानी है, ठीक है, बल्ब आपको बनानी है। बल्ब बनाने के लिए आपको एक फर्म डालना है। तो आपने जब फर्म डाला तो भूमि लिया, उसके लिए आपने बल्ब बनाने लिए मशीन लिया है। तो मशीन फिलहाल के लिए मान लीजिए कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 800 बल्ब बनाती है एक दिन में। कितने बल्ब बनाती है, 800 बल्ब बनाती है। अब ध्यान से समझिए, जैसे कि जी भैया इसकी पूरी कैपेसिटी 800 बल्ब है पर डे, यानी एक दिन में वो 800 बल्ब बना सकती है। फिलहाल के लिए अगर ये मान लिया जाए कि डिमांड अभी कम है मार्केट में अभी डिमांड केवल 200 की है, यानी केवल आपकी डिमांड जो है मार्केट में 200 बल्ब की जा रही है। पूरे मार्केट में केवल भैया कह रहे हैं कि हमें 200 बल्ब ही चाहिए, 200 बल्ब से ज़्यादा हम नहीं लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी मशीन की क्षमता से कम उत्पादन करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, लागत को ज़्यादा देंगे। तो इसी प्रकार से आप दे सकते हैं कि आपने मशीन को परिवर्तित नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोला गया साधनों की अविभाज्यता। ये आपकी जो साधन है इसको आप बांट नहीं सकते, ठीक है। आपके पास जो भी मशीन है ऐसा तो नहीं है कि कुछ बोल्ट को किसका अगर किधर रख दो, कुछ किधर रख दो, आधा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए साधनों की अविभाज्यता, जो मशीन है आपकी नई आई है, इसको आप बांट नहीं सकते, यानी इस मशीन का पूरा फायदा उठाइए। 800 बल्ब उत्पादन कर सकता है। अगर मान लीजिए कि आपकी डिमांड बढ़ गई, जैसे कि मान लीजिए 200 बल्ब से 600 बल्ब 700 बल्ब की डिमांड हो गई, तो आप इसी मशीन से 800 बल्ब तक का उत्पादन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अविभाज्यता है, साधनों की अविभाज्यता, तो इसके साधनों की अविभाज्यता से आपको ये समझ में आया होगा कि मशीन को क्या कर रहा है, उतना ही आपके पास जो साधन है उतना साधन से ही आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यह एक प्रकार का रीजन है जिसकी वजह से आपकी उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होती है। इस मशीन पे एक आदमी बैठाइए, 2 आदमी बैठाइए, 3 आदमी बैठाइए, तो मशीन की कैपेसिटी ज़्यादा है। आदमी जो लगाएंगे उसकी भी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, कहीं ना कहीं उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से यहाँ पर उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। कहने का मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। अब दूसरा रीज़न समझते हैं कि जो उत्पत्ति वृद्धि नियम के पीछे रीजन है, समझिए क्या, बड़े पैमाने की वस्तुएं, ठीक है। ये क्या होता है, जब आपको पता है कि जब आप शुरू में किसी लेबर को या कोई कैपिटल आप मतलब लेते हैं, ठीक है, तो उसकी तुलना में आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लागत कम आएगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पास जो इकोनॉमिक्स बचते हैं
मतलब कि आपके पास जो आंतरिक और बाह्य बचते हैं, यानी आप प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो कहीं ना कहीं पर यूनिट कॉस्ट जो आपकी आएगी वो कम आएगी, जिसकी वजह से आपकी सेविंग भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। और जब आप सेविंग बढ़ेगी आप ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। ये आपकी रही दूसरी रीज़न जिसकी वजह से आपकी उत्पत्ति वृद्धि नियम क्रियाशील होती है, लागू होती है। अब समझते हैं तीसरा नियम क्या है, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। अब ये मतलब है तो लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अब ये समझते हैं क्या है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो दर्जी का काम करता है, मतलब कपड़े बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, वो बहुत अच्छा अनुभव हो उसको कपड़े बनाने में। वो क्या कहते हैं कि वो केवल उसको कपड़े बनाने वाले कंपनी में ही डाल दीजिए, यानी किसी फर्म में अगर कहीं भी दर्जी की जरूरत है आप उसको वहाँ पे ले जाइए, वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन करेगा। कहने का मतलब उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास अच्छा खासा नॉलेज है, तो वो क्या करेगा। और चूंकि यहाँ पे जो श्रम विभाजन लिखा है, श्रम विभाजन का मतलब यही होता है कि कोई व्यक्ति अगर दर्जी का काम अच्छे से कर रहा है उसको दर्जी का काम की जगह लगाइए। अगर कोई व्यक्ति ईंटा गारा का काम अच्छा करता है तो उसको ईंटे गारे में ही लगाइए। अगर कोई व्यक्ति अच्छी शिक्षा देता है, अच्छी नॉलेज देता है तो उसको उसके एजुकेशन फील्ड में ही डालिए। अगर कोई व्यक्ति है बहुत अच्छा जो है कढ़ाई बुनाई करता है तो उसको उस सेक्टर में डालिए, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति है वो भोजन बनाने में एक्सपर्ट है, अगर उससे कह दिया जाए चलो आप कपड़ा सिलो तो वो कर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं करवाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं श्रम विभाजन, यानी जो भी व्यक्ति जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसको उस फील्ड में डालिए, और उस फील्ड में डालने पर वो कम टाइम में ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, यानी वो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज़्यादा मात्रा में वो क्या करेगा, उत्पादन करेगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया है श्रम विभाजन। और दूसरी चीज़ विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण करने का मतलब होता है, जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर को अगर कोई डॉक्टर है उस डॉक्टर को अगर आप कह दीजिए कपड़ा सिले चल गए तो वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास डॉक्टरी लाइन है, मतलब उसको ज़्यादा पता है कि हमें किस पेशेंट को किस प्रकार से हैंडल करना है, तो उस प्रकार की स्पेशलाइजेशन उसके अंदर है, विशिष्टीकरण उसके अंदर है। अगर कोई दर्जी है उससे कह दो चलो किसी के इंजेक्शन लगा, तो लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कपड़े सिलने में ज़्यादा एक्सपर्टीज है रेदर देन किसी को सुई लगाने का। हाँ, हो सकता है थोड़ी बहुत नॉलेज हो, लेकिन एक्सपर्टीज़ किस में है? कपड़े सिलने में। वो दर्जी का काम अच्छे से कर सकता है। अगर कोई टीचर है, कोई शिक्षक है, वो अच्छा पढ़ा लेता है, अगर उससे कह दिया जाए कोई कपड़ा सिलने के लिए या किसी को सुई लगवाने के लिए, यानी किसी हॉस्पिटल में काम करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अगर हॉस्पिटल में काम करेगा तो हॉस्पिटल में उतना प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी उसकी, यानी उतना ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा जितना कि वो शिक्षा दे सकता है, जितना कि वो शिक्षा देने में अपना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निभाएगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, अच्छी शिक्षा लोगों को देगा। ये होता है आपका स्पेशलाइजेशन यानी विशिष्टीकरण। अब समझते हैं कि जो अगला रीजन है जिसकी वजह से उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होती है वो क्या है? साधनों का बेहतर संयोग। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसमें आप जो भी आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी उत्पादन के साधन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो भी हैं, उनको आप एक स्थान पे दूसरे स्थान पर यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि कोई भूमि है, उस भूमि पर गन्ने की खेती हो रही है फिलहाल के लिए। मान लीजिए कि आपको गन्ने की जगह पर कुछ और खेती करनी है, मान लीजिए आपको सरसों की खेती करनी है, आलू की खेती करनी है, या फिर आपको कोई विशेष फसल उगानी है, तो आप उस जगह पर कर सकते हैं। यानी एक जगह पर किसी एक साधन को हटा करके दूसरे साधन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो ये होता है कि, और दूसरी चीज़ किस प्रकार से आप उन दोनों का एडजस्टमेंट करें, किस प्रकार से आप कितनी मात्रा में श्रम लगाएं, कितनी मात्रा में आप कैपिटल को लगाएं, तो इस प्रकार से आप एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, संयोग सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। यानी साधनों का बेहतर संयोग। आप साधन को इस प्रकार से एडजस्ट करिए ताकि आपका बेस्ट प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आपका निकल के आए, अधिकतम उत्पादन हो सके। और ऐसा होता है, इसीलिए आपका उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। और तीसरी चीज़, नई आविष्कार। नई आविष्कार भी रीजन है किसके? उत्पत्ति वृद्धि नियम जो लागू होता है उसके पीछे। कैसे? आपको पता है कि आज के समय में नई नई टेक्नोलॉजी आई है, नई नई तकनीक आई है, जिसकी वजह से आदमी कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। एक दिन में हो सकता है कि पहले वो अगर मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए कि अगर एक दिन में पर डे, ठीक है, अगर वो पर डे मान लीजिए कि 500 कपड़े बनाता है फिलहाल के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई मशीन आ गई, अच्छी खासी मशीन आ गई, तो क्या करेगा, एक ही दिन में नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई खोजें हो रही है, नई नई डिस्कवरी हो रही है। तो जिसकी वजह से नई नई डिस्कवरी होने की वजह से नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, और जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो रेदर देन जहां 500 कपड़े का उत्पादन होता था, तो वही तकनीक अपना करके एक दिन में कम से कम 2000 कपड़े का उत्पादन होगा।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपका नया आविष्कार है ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होती है, और इसकी वजह से आपका जो कास्ट है, पर यूनिट कास्ट है, यानी आपकी जो पर यूनिट लागत है वो भी कम आएगी, और इसकी वजह से आपकी सेविंग भी अच्छी खासी होगी, यानी आपकी आंतरिक और बाह्य बचतें भी ज़्यादा होंगी। पहले आप मान लीजिए कि आप उत्पादन करके 200 कपड़े का उत्पादन मान लीजिए करते थे, तो आप 200 कपड़े उत्पादन को आप ट्रक वाले को देते थे, और ट्रक वाले को भाड़ा देना, ये सब चीज़ें ज़्यादा कास्ट पड़ जाती थी। लेकिन अगर मान लीजिए वही ट्रक वाला आपको उतना ही पैसे देने हैं, ठीक है, मान लीजिए ऐसा समझिए जैसे कि मान लीजिए कि आप पहले 200 कपड़े का उत्पादन करते थे, ठीक है ना, जो 200 कपड़े का उत्पादन करते थे तो आप कपड़े को भेजते थे कहीं और पर जहाँ उसकी ज़रूरत है, जहाँ उसकी डिमांड है। तो ऐसा करने में आपने 200 कपड़े को लाद दिया किसी ट्रक पर, तो जब ट्रक पर लाद दिया तो ट्रक को भी भाड़ा देना पड़ेगा ना, कि जितना मान लीजिए भाड़ा उसको 50 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, 50 रुपया भाड़ा दे रहे हैं। तो अब आपके पास जो मशीनरी है उस मशीनरी की कैपेसिटी ज़्यादा है फिलहाल के लिए, तो मान लीजिए कि 200 कपड़े पहले होता था, अब 800 हो रही हैं, मतलब 800 कपड़े का उत्पादन फिलहाल के लिए आप कर रहे हैं। तो जो 800 कपड़ा आप ला देंगे यानी उस ट्रक पर, तो उस ट्रक को तब भी आपको 50 रुपये ही देनी है। तो आप कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आप 200 जब कपड़ा लाते थे तब भी आपको 50 रुपये देना पड़ता था ट्रक वाले को, बस वाले को, किसी को भी। तो अब मान लीजिए 800 कपड़ा आप दे रहे हैं तब भी आपको 50 रुपये ही दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 800 कपड़े में को बनाने में आपकी लागत भी कम आएगी और आपकी बचत भी तो हो रही है ना। 200 में जितनी बचत होती थी उससे कई गुना ज़्यादा बचत आपकी 800 कपड़े में हो रही है, ठीक है। तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने से यही फ़ायदा होता है कि आपको आंतरिक और बाह्य बचतें एक बड़े पैमाने पर प्राप्त होती हैं। आई होप आपको पूरे सेशन को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, और किस प्रकार से उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होती है, उसके पीछे क्या रीज़न है ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। आज के सेशन को बस इतना ही रखते हैं। आपको अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका उत्पत्ति समता नियम है और उत्पत्ति ह्रास नियम है, इसके बारे में, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना ना भूलें। वीडियो पर पहली बार आए हैं यानी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने बराबर जानकारी देने के लिए इस चैनल को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि उनको भी अच्छी खासी नॉलेज हो पाए। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।